नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। तो हमने पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं का उद्योग का प्रदर्शन हम देख रहे थे, उसमें हम ऑटोमोबाइल देख रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल में हमने कहा था कि हमारा दो पहिया और तीन पहिया, मतलब बाइक और ऑटो में हम विश्व का सबसे बड़ा बाजार में आते हैं, दो पहिया और तीन पहिए में। बट प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में हमारा तीसरा स्थान है। और हमारा जीएसटी, हम कितने 30 मिलियन लोगों से अधिक को हम रोज़गार देते हैं। और जीएसटी में हमारा योगदान कितना है? 50% है। और 2015 से एक दशक, इसमें देखिए पिछले एक दशक में, एक दशक यानी 10 साल, 15 फाइनेंशियल 15 से 25 के दौरान हमारे पास कितनी वृद्धि हुई है? 35% की वृद्धि हुई है। और हम ईवी को लेके भी उस ईवी पंजीकरण को लेके भी वृद्धि कर रहे हैं, और उसमें अभी वृद्धि दर्ज की गई है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको लेके कौन सी योजनाएं चल रही है। ईवी को लेके हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली को लेके क्या क्या हम स्कीमें लेके आ रहे हैं, कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक स्कीम है फास्ट अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना। यही योजना फ़िलहाल तो बंद हो चुकी है। इसके दो चरण थे। पहला चरण था 2015 से 2019 के बीच में, और दूसरा चरण था 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2024। ये समाप्त हो चुकी है। ये था कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया। उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड योजनाओं को तेज़ी से अपनाना और उसका निर्माण करा। मतलब ये है कि हमारे इंडिया में इसको ईवी को लेके ग्रोथ कराना। ये क्या थी? फेम, फेम 1 और फेम 2। अब इस ये जब पूरी हो गई तो फेम, इन इसी को लेके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये फेम 2 को समाप्त होने के बाद में इसको लागू किया गया था। इसका था कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम फेम 2, समान होने समाप्त होने, ये फेम 2 है ना, ये फेम 2 के पूरी होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए इसे एक अंतरिम योजना के रूप में, मतलब और एडिशनली के रूप में पेश किया गया था। इसमें मुख्य रूप से 2 व्हीकल और 3 व्हीकल वाहनों के ऊपर केंद्रित थी। ये ने अल्पकालिक योजना थी। इसमें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2006 माह की अवधि के लिए इसे लागू किया गया था। ये भी अब समाप्त हो गई है। इतनी ये इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आपने इको सर्वे में दी गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं कि हमारे ईवी को लेके हम क्या क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो चल रही है वह है पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी। फेम 2 और ये दोनों को ये आ सकता है, पीएम ई ड्राइव योजना ये आ सकती है अपने, पीएम ई ड्राइव योजना। ये ई ड्राइव स्कीम आ सकती है हमारे। तो इसमें ये जो फेम 1 और फेम 2 है, मतलब फेम 2 यहाँ तक था और फेम 2 का ही मर्ज क्या था? ईएमपीएस था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इस योजना को 29 दिसंबर को अधिसूचित किया गया और पीएम ई ड्राइव योजना को समाहित कर लिया। मतलब इन ये है कि पीएम ई ड्राइव, इन दोनों योजना थी ना, इन दोनों की योजनाओं को पीएम ई ड्राइव योजना में सम्मिलित कर लिया। इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2024 को। इसमें 10,900 करोड़ रुपए दिए गए पीएम ई ड्राइव में भारत में ईवी को अपनाने के लिए प्रमुख योजनाओं में, जो कि 2 व्हीकल और 3 व्हीकल ई रिक्शा, एम्बुलेंस, ई बसों के लिए प्रमोशन की गई थी। मुख्य लाभ ई वाउचर के थ्रू इन्हें तुरंत डिस्काउंट दिया जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 2,000 करोड़ दिए गए। अवधि की 31 मार्च 2026 तक। इसकी ये भी देखा जाए तो अभी समाप्त हो चुकी है, बट ये भी चल रही है अभी भी। किसके लिए? ई बसों के लिए और ट्रकों के लिए। यह है 31 मार्च 2028 तक। पिछली बार आरएस 2024 में दो क्वेश्चन थे, जो कि नई नई जो स्कीम लॉन्च हुई थी उसकी अवधि कब तक है करके। तो दो, हमारे यहाँ एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये 31 मार्च 2028 तक है। और एक और है
पीएम ई बस सेवा प्रगति सुरक्षा तंत्र। इसमें इस योजनाओं को कैबिनेट मंजूरी इस योजनाओं को कैबिनेट मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। इसको कब दी थी? 29 सितंबर 2024 को। इसको भी सितंबर 19 को 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। आधारित हुई भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को गजट अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। यह 2024-25 से 28-29 तक सक्रिय रहेगी। ये मुख्य रूप से बसों के लिए लागू की गई है। इसमें इतना बजट रखा गया है, ई बसों के लिए इतना रखा गया है और सुरक्षा का लक्ष्य है। इसमें मुख्य रूप से ये है कि हमें मतलब ई बसों को प्रमोशन के लिए कब से लागू की गई थी ये कब योजना कब आई थी? 11 सितंबर 2024। और ये कब आई थी? 29 सितंबर 2024। क्योंकि अभी ईवी को लेके बहुत ज़्यादा सरकार कर रही है, तो शायद ईवी को लेके या फिर इन्वायरमेंट में कि हमारा ईवी को लेके कितना योगदान है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये दो हैं, ये हमारे मेंस में ज़्यादा पर्सपेक्टिव लग सकता है कि मेंस में हम पीएम ई ड्राइव योजना या फिर पीएम ई बस सेवा प्रगति सुरक्षा तंत्र इसको लेके कुछ पूछ सकता है। प्री में तो खास कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें से, बस यही है कि ये योजना कब लागू की गई थी। और ये योजना ये तो बस नाम से ही है कि ई ड्राइव योजना है, तो ये ईवी के लिए लाई गई है। ये भी इसमें भी ई बस है ईवी के लिए। तो हमारा अभी 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि हम 2000 तक क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारा है कि हमारा तो टू व्हीकल और थ्री व्हीकल हैं, उसको 80% हम इसको ईवी करने का है। और कमर्शियल व्हीकल 70%, निजी प्राइवेट कार 30% और बसें 40%, ये हैं। और ये हमने इलेक्ट्रॉनिक में देखी थी। इसमें ये मुख्य रूप से हमने ये देखी थी किसमें? ऑटोमोबाइल में तो हमने देखो कौन सी योजना देखी थी? एक तो फेम देखी थी, एक फेम और एक ईएमपीएस और तीसरी पीएम ई ड्राइव और चौथी थी पीएम ई बस। बस ये हमने हम कौन सा सेक्टर देखा था? ऑटोमोबाइल। ये हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा था। अब नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है हमारा? है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मोबाइल वगैरह, ये लैपटॉप, टीवी, ये हो गया। इस क्षेत्र में 2022 से सातवीं सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी से बढ़कर 2025 में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली निर्यात श्रेणी बन गया है। कि इलेक्ट्रॉनिक जो था 2005 में हम 7वें स्थान पर थे कि एक्सपोर्ट में 7वें स्थान पर थे। अभी हम कौन से स्थान पर है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में? सबसे बड़ी और सबसे तेजी से करने वाला बना है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। अब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात किए जाने वाला आइटम बनने की दिशा में है। मतलब तीसरे स्थान पर तो हम पहुंच गए हैं और दूसरे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस विस्तार का मुख्य केंद्र है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। मतलब मोबाइल मुख्य है इसमें। मोबाइल विनिर्माण में उत्पादन मूल्य फाइनेंशियल ईयर 2015 में, क्योंकि ये सरकार 2014 में सरकार आई थी और ये 15 से लगभग हर एक आंकड़े में आप देखोगे दशक का दिखा रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं दशक का आंकड़ा हमें प्री में ना पूछ ले। इतना डेप्थ में तो जानने की संभावना नहीं है, फिर भी एक बार हमारी आंखों में जो ना, तो हमें ये रहता है कि हाँ हाँ ये सही हो सकता है करके। तो ये 18,000 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल में 5.45 लाख करोड़ है। देखो कितना फर्क आ रहा है। एक 18,000 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर में 5 पॉइंट लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए, जिसकी लगभग 30 गुना। ये क्वेश्चन में कितना गुना बढ़ गई है? 30 गुना बढ़ चुकी है अब तक। और ये डाटा दिखाया गया है कि कैसे कैसे बढ़ा है ये करके, निर्यात में कैसे कैसे बढ़ा है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एक आती है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। कि मतलब इसमें ये है कि आप जैसे जितना ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन करोगे, सरकार उसको अपने हिसाब से उसके हिसाब से ही आपको इंसेंटिव देगी कि आप कितना क्या कर रहे हो। ये सबसे सफल स्कीम है। इसमें भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पहुंचा दिया है। मतलब पहुंचा है। अभी हम तीसरे स्थान पर हैं और दूसरे के लिए हम प्रगति पर हैं कि लगभग हम पहुंचने वाले हैं। कि जब नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें देखना हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेके हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए होंगे।
ये लगभग लगभग हम ये स्कीम आई कब थी? ये आई थी 1 अप्रैल 2020 को। ये तो डाटा पुराना हो चुका है कि पीला स्कीम कब आई थी, बट ये हमारा मेंस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उद्योग को लेके वैसे मेन आंकड़े तो मैंने आपको दर्शा बता दिया था कि MSME मोस्टली क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो यहीं से पूछे जाते हैं, बट यदि ये डेप्थ में चला गया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में पीला स्कीम का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में निर्मित वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक सेल अतिरिक्त सरकार पर 4 से 6% तक कैश इंसेंटिव देती है। कि सरकार ने क्या कर रखा है, एक लिमिट सेट कर रखी है। यदि इस लिमिट से यदि आप ज़्यादा बिक्री करते हो तो 4 से 6% तक जितनी आपने बिक्री की है उसका आपको इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव मिल जाएगा। मोबाइल मोबाइल के लगभग 40,000, लगभग 41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एप्पल के वेंडर हैं, ये हैं सैमसंग, इसी तरह भारत उत्पादन कर रहे हैं लैपटॉप पर। ये पीला स्कीम 2.20 भी शुरू की गई है। एक ये स्कीम है SPECS स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। कि ये तो पूरा मोबाइल के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग स्कीमें, छोटी छोटी स्कीमें लेके आई है। कि इलेक्ट्रॉनिक में ये तो है नहीं कि खाली मोबाइल, उसके अंदर अलग अलग स्कीमें लगती है, चिप लगती है, इसके लिए अलग अलग स्कीमें लॉन्च की गई है। तो ये स्कीमें भी, ये स्कीम इसी का पार्ट है। वैसे तो 1 अप्रैल 2024 की इसमें योजना में प्लांट मशीनरी लगाने हेतु पूंजीगत खर्च का 25% वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। उसके बाद मोबाइल के अंदर लगने वाले छोटे पुर्जे, डिस्प्ले, सेंसर भारत में ही बनाना है कि केवल असेंबलिंग हो। मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये अलग अलग छोटी छोटी स्कीमें लाई गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये अलग अलग क्लस्टर के हैं, ये भी इसी के पार्ट है। कि ये भी 1 अप्रैल 2020 से प्रधान विशेष स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट का लगभग 50% अधिकतम 70 करोड़ प्रति एकड़ सरकार देती है। इसमें ये है कि आप इस एक अलग अलग क्लस्टर बनाओगे, उस क्लस्टर के हिसाब से आपको इंसेंटिव देगा कि कितना देंगे। कि ये है प्रोजेक्ट का लगभग 50% है। कंपनियों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ, मतलब क्लस्टर जहाँ सब कुछ हो आपका, जैसे सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक, सारी सुविधा एक ही क्लस्टर में मौजूद हो। अब यह है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये लेके आया। इसको ये इम्पोर्टेंट है एकदम, ये मेंस के लिए है। ये मेंस में हमें पूछ सकता है, ये सेमी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यस, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर मिशन ये है कि सेमी चिप जो हमारी ये नहीं लगती है कि ये हम जैसे छोटे थे तब, या फिर अब कुछ की आईसी खराब हो गई, चिप खराब हो गई। चिप के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम, इलेक्ट्रॉनिक सामान काम नहीं करता। भारत के लिए इसे 76,000 करोड़ का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में की थी। मुख्य प्रावधान इसमें ये किया गया है कि इसमें सरकार वित्तीय सहायता देगी। सरकार सेमीकंडक्टर लैब, चिप बनाने वाली फैक्ट्री को डिस्प्ले लैब के लिए कुल प्रोजेक्ट का लगभग 50%। यदि आप जो इसमें लगते चिप बनाने के लिए आप, या डिस्प्ले बनाने के लिए आप जो भी आप फैक्ट्री लगाते हैं उसका लगभग 50% खुद वहन कर सकती है। सरकार खुद वहन करेगी। जो कंपनियां चिप डिजाइन करती हैं उन्हें खर्च का लगभग 50% तक वापस मिलेगा। देखो, अब ये तो हो गई स्कीम, ये तो उनकी कब शुरू की थी, क्या प्रावधान किया गया है, किसके लिए आया है ये, और अभी भारत में कहाँ का चिप को लेके ये कंपनी इस्टेब्लिश कर गई है। कि धोलेरा में है मोबाइल और ईवी के लिए चिप बनाना। मोबाइल और ईवी, ईवी अपनी जो व्हीकल्स हैं इसके लिए चिप बनाने के लिए धोलेरा गुजरात में है। और मोरीगांव असम में भी चिप की असेंबली की और टेस्टिंग है। यहाँ तो बन गई मोबाइल, और इसके लिए ये यहाँ यहाँ ये टेस्टिंग हो गई। और साणंद गांव गुजरात, देखो ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में, ये भी गुजरात में, ये भी गुजरात में है। असम में एक है मोरी गांव। मतलब ये टेस्ट होगा वहाँ जाके, असम में जाके, बाकी सब सब गुजरात में है। देखो, धोलेरा गुजरात में बना दिया, और मोरी गांव में टेस्ट हो गया। साणंद में क्या हो गया, साणंद में मेमोरी चिप, ये डी रैम एन डी बनाना। और ये भी देखो, यहाँ तीनों ही साणंद गुजरात में है। एक हमें याद रखना है, कौन सा, धोलेरा। धोलेरा में कौन सा है, मोबाइल और ईवी के लिए चिप बनाना। और साणंद गांव में बाकी में है
इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल चिप पे है। प्रति वर्ष 60 लाख चिप की टेस्टिंग साणंद में, ये तीनों ही साणंद में है कि अलग अलग फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं। और ये अलग से देखो डाटा दे रखा है कि यह सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत है। कौन सी? पीएलआई स्कीम जो है, सॉरी, ये अपनी आईएसएम। यह सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत आती है और नीतिगत सुधार और पीएलआई स्कीम के कारण भारत मोबाइल फ़ोन निर्माण के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। निर्यात में भी 300 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का इकाइयाँ कार्यरत है। हमारे यहाँ कितने? 300 का कार्यरत हैं। मतलब ये एक एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है इसमें। अब अगला सेक्टर हमारा कौन सा है? फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर में क्या है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि वित्तीय वर्ष 25 में 191 देशों को निर्यात की से वैश्विक जनरेटिंग मांग का लगभग 20% पूरा। हम इस सेक्टर, फार्मा सेक्टर में हम बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। कि लगभग ये मान के चलो, यदि दुनिया में 100%, 100 दवाइयाँ निर्यात हो रही है ना, 100% दवाइयाँ निर्यात हो, तो उसमें से 20 तो हम अकेले कर रहे हैं। कितने देश हैं हमारा? देखो, ये देखा 20% पूरा करता है। इन निर्यातों में 50% से अधिक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों में में निर्यात किया जाता है। मतलब ये अच्छे खासे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इन अच्छे अच्छे देशों में हम अच्छे अच्छे ये दवाइयाँ हम निर्यात करते हैं। भारत कम लागत और वैश्विक आपूर्ति एक वैश्विक नेतृत्व करता है। हमारा काम क्या है? सस्ती बनाना और बाहर बेचना। इसी इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में विदेशों से सस्ता इलाज होता है। बहुत सारे लोग विदेशी घूमने आते हैं और साथ में ये करते हैं कि हम अपना इलाज भी करवा लेंगे। तो इस बहाने भी ये आते हैं और हमारे भारत में इलाज बहुत सस्ता होता है, जो कि दुनिया का अधिकतम ये डीपीटी, डायबिटीज स्टेटिस, और जो अपना डीपीटी है और बीसीजी, इसका ये टीके प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 25 के दौरान इस क्षेत्र में टर्नओवर लगभग 4.72 लाख करोड़ तक पहुंची है, जो कि पिछले दशक में, देखो यहाँ फिर दशक दिखाया गया है, मतलब की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। तो इसमें फार्मा में हमारा क्या है कि पहले बात तो हम तीसरे, किसके हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से हम तीसरा सबसे बड़े हैं, बड़ा उद्योग है हमारे पास। और एक्सपोर्ट में हम 20% तो हम अकेला करते हैं, और इसका 50%, मान लो हम 100% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका 50% तो हम यूएसए और यूरोप को ही एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के टॉप 3 फार्मा उत्पादक, देखो, चीन कच्चे माल और बल्क में सबसे बड़ा उत्पादक है, और अमेरिका हाईटेक और जेनरिक दवाइयों का बड़ा केंद्र है। वैश्विक उत्पादन में 20% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत हमारे दुनिया में तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। इसके लिए हम प्रोत्साहन के लिए क्या क्या करें? विभिन्न सहायता, नॉन फार्मास्यूटिक सेवाओं के 50% तक का उन्होंने नए प्रोजेक्ट एंड डिवाइस में प्रोजेक्ट हो गया, और 50% तक का सपोर्ट ये कर रहे हैं। ये कुछ खास डाटा है नहीं हमारे पास, ये दर्शाया गया है ऐसे ही। ये एक अलग से बॉक्स में दिखाया गया मोबाइल कंपनियों के लिए। मोबाइल कंपनी, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये फार्मा, ये पूरा अलग हो गया ना सेक्टर, ये फार्मा के लिए अलग दिया गया है। और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक का अलग दिया गया। मोबाइल ने पार्ट्स और सप्लाई चेन के माध्यम से बढ़ाना, छूट मोबाइल प्रोत्साहन, निर्माण होने वाली पूंजीगत वस्तुओं का 4 से 6% तक, ये तो ऊपर दिखाया गया था कि क्या है ये पीएलआई में 4 से 6% तक, ये इसी को एक्सपेंड करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये इसकी अवधि लागू है 31 मार्च 2026 तक, जो कि पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं क्या है। अभी फार्मा में हम एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट में हमारा फार्मा की स्थिति क्या क्या है? भारत वर्तमान में मूल्य के हिसाब से फार्मास्यूटिकल निर्यात में वैश्विक 11वें स्थान पर आता है। हम मात्रा के हिसाब से तो कहाँ है? तीसरे स्थान पे। और एक्सपोर्ट में हम 11 स्थान, निर्यात में विश्व 11वें स्थान पर हैं, जिसमें 3% हिस्सेदारी है।
भारत के कुल निर्यात में फार्मेसी सेक्टर का एक प्रमुख हमारे मतलब जो भी पूरा एक्सपोर्ट होता है, पूरा एक्सपोर्ट में हमारा मतलब ये फार्मास्यूटिक अच्छी खासी है, जो कि कुल निर्यात का लगभग 34% हिस्सा है अमेरिका का। अमेरिका में हमारे बहुत ज़्यादा जाता है, अमेरिका में हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका 34% है। जिसे तो खाली दवाएं दवाएं जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा हम किसको करते हैं? अमेरिका, यूके, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील और रूस, ये हम 5 देश हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब फार्मा को लेके हमारी कौन सी पॉलिसियाँ चल रही है फार्मास्यूटिक उद्योग के लिए? एस पी आई, स्पेशल प्राइवेट वीक, स्पेशल प्राइवेट क्या है ये? स- देखना पड़ेगा, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। फार्मास्यूटिक उद्योग का सुदृढ़ीकरण, 500 करोड़ के अधिक परिवहन वाली यह एक स्कीम है जो समृद्धि का समर्थन करती है और संशोधित औद्योगिक प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत वैश्विक मानकों के अनुरूप इकाइयों को सुनिश्चित कर बनाने के लिए 255 आवेदन अनुमोदित किया जाता है। यहाँ एक्चुअली इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक तो कर देते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ लिखा क्या है। चलो हम देखते हैं कि मेन इसमें हमारे इको सर्वे में क्या लिखा है। हाँ, ये लिखा है एस पी आई। एस पी आई में यह है कि 500, इसमें 500 करोड़ के परिपक्व वाली यह स्कीम है जो एमएसएमई, इसमें एमएसएमई और समूह का समर्थन करती है। संशोधित औद्योगिक प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत वैश्विक मानकों के अनुरूप इकाइयों को सुनिश्चित बनाने के लिए लगभग 255 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। कुल मिला के इसमें ये है कि ये बताया गया है कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल के लिए हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, कि इसमें ये है कि हम इतने हमारे पास आवेदन आए हैं, उसको हमने अलाउ किया है 255। ब्लक बल्क ड्रग्स पार्क के लिए प्रोत्साहन स्कीम, मतलब एक साथ बहुत सारे ये तैयार करने के लिए कि ब्लक ड्रग पार्कों के प्रोत्साहन के लिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? गुजरात, एचपी और आंध्र प्रदेश। एचपी, एपी, जीजे। कुल 300 करोड़ रुपए का 3 विश्व स्तरीय पार्क विकसित किए जाएंगे। फार्मा के लिए 3 विश्व स्तरीय पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे? कहाँ कहाँ? गुजरात, एचपी और एपी। गुजरात, एचपी, एपी, ऐसे याद रखो, गुजरात, एचपी, एपी। इसके लिए कि 300 करोड़ है। और चिकित्सा, अब ये तो जो कि मेन वैश्विक स्तरीय पार्क विकसित किए जाएंगे। और चिकित्सा उपकरण पार्क, पार्क के लिए प्रोत्साहन स्कीम कहाँ कहाँ? यूपी, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। यूपी, तमिलनाडु और एमपी। इन तीनों के लिए राज्यों के लिए प्रत्येक को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता को अंतिम मंजूरी दी गई। इसके लिए स्कीम के तहत 184 निर्माताओं की पहल भूमि आवंटित की जा चुकी है। कि देखो, फार्मा के लिए हमने एक फार्मा के लिए मेन 3 पार्क विकसित किए जाएंगे जो कि वर्ल्ड स्तरीय, मतलब विश्व स्तरीय होंगे ये। कि इसमें सभी सुविधाएं, कि सड़क, बिजली, पानी, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप होगा कि यहाँ आओ, अपना लगाओ और सब कुछ सेट है मामला उसी हिसाब से। और इसमें ये कहाँ कहाँ हैं? ये है गुजरात, 3 पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? गुजरात, एचपी, एपी। और अब चिकित्सा उपकरण, जिसमें ये एक्सरे की मशीन है, सोनोग्राफी की मशीन है, ये अलग अलग मशीनों को बनाने के लिए जो जो उपकरण है, उपकरणों को बनाने के लिए 3 पार्क किए जाएंगे, यूपी, एमपी और तमिलनाडु। चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए के स्कीम का सुदृढ़ीकरण, नवंबर 2024 में 500 करोड़ की परियोजना शुरू की गई है। निर्भरता को कम करने या क्षमता निर्माण और ये क्या लिखा है आपने? टाइपिंग वाला ने पूरी गड़बड़ कर रखी है। क्षमता निर्माण और नैदानिक अध्ययनों को का समर्थन करने पर केंद्रित है। कुल मिला के ये है कि इसमें हमारा जो इम्पोर्ट है
इंपोर्ट को इंपोर्ट को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है कि हम हमारे पास इंपोर्ट कम हो और हम खुद ही स्कीम बनाएं। और ये स्कीम फार्मास्यूटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण के लिए को कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी क्या क्या कर रहे हैं। तो एक तो है ब्लड ड्रग में ये कि एक साथ हम तीन पार्क के कर रहे हैं कि बल्क ड्रग पार्किंग प्रोत्साहन के लिए स्कीम, चिकित्सा उपकरण के लिए प्रोत्साहन स्कीम और चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए स्कीम। एक तो है कि एक तो ब्लड ड्रग ड्रग बना रहे हैं और एक मतलब मतलब एक साथ। और ये है कि चिकित्सा उपकरण हो गए के लिए पार्क प्रोत्साहन स्कीम हो गया। और चिकित्सा उपकरण के उद्योग के लिए स्कीम है कि ये उपकरण के लिए उद्योग के लिए क्या क्या है कि कौन सी कितनी क्या है इसमें 2024 नवंबर 2024 में 500 करोड़ की प्रक्रिया शुरू की गई। ये स्कीम आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्षमता विनिर्माण को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई थी। दुनिया के दुनिया के 3 फार्मा उद्योग, चीन कच्चे माल ये तो हमने देखा था कि चीन 1 नंबर पे है, उसके बाद में अमेरिका 2 नंबर पे और तीसरा नंबर पे वैश्विक 20% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी। और बजट 2026 में फार्मा को लेके क्या क्या प्रावधान किए गए थे। बायो फार्मा शक्ति सरकार ने 10,000 करोड़ परिपक्व के साथ एक नई योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य भारत और बायोलॉजिकल बायो मिसफिल मिस बायोसिमिलर का वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। निस्पर का विस्तार, फार्मा शिक्षा एवं अनुसंधान को मजबूत करने के लिए 3 नए निस्पर स्थापित किए जाएंगे तथा 7 मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। निस्पर क्या है, ये है कि एजुकेशन को लेकर बढ़ावा देने के लिए है। कैंसर दवाओं का राहत है, मरीजों की आर्थिक बोझ हटाने तो 17 कैंसर रोधी दवाइयाँ के लिए सीमा शुल्क हटाया गया है कि ये जो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो हटाया गया है कि कैंसर दवाइयों को सस्ती करने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क है, नई दवाओं के परीक्षण में तेजी लाने के लिए आईसीआर के अंतर्गत 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइंटिस्ट का नेटवर्क स्थापित किया गया। और नेक्स्ट सेक्टर हमारा कौन सा है, कपड़ा, जो कि हमारा हम इसमें अच्छा खासा योगदान रखते हैं और हमारे जीडीपी में भी ये लगभग अच्छा खासा योगदान अच्छा खासा योगदान देता है। चलो देखते हैं इसके में। कपड़ा क्षेत्र भारत के जीडीपी में लगभग 2%, तो ये अकेला कपड़ा लिए बैठा है। और जीवीए में विनिर्माण जीवीए में 11% का योगदान देता है। भारत वैश्विक के आधार पर सबसे बड़ा विश्व मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक है और जूट का सबसे बड़ा और रेशम का जूट का सबसे बड़ा और जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा वैश्विक एक्सपोर्ट है। परिधान यानी ये एक्सपोर्ट, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना बने बनाए कपड़े, उसको निर्यात की हिस्सेदारी है। तो निर्यात की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 4% है। 4% निर्यात की हिस्सेदारी है। और इसमें हमारा कपड़े को लेके कितनी कितनी क्या हिस्सेदारी है कि हमारी रेडीमेड कपड़े कितने हैं कि हिस्सेदारी 42% है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए 32% है। मैं हैंडमेड जो बनाया हुआ है, मैं जो हाथों से बना है 14% है। हैंडीक्राफ्ट जो है डिजाइन ये 4.7% है। ये अलग अलग दर्शाया गया है। चलो, ये तो पिछली पिछले स्लाइड में हमने ये कवर कर ही लिया था। अब एक एक योजना चलती है, पीएम मित्रा योजना। मित्रों, ये वहीं से लिया गया है मित्रों। देखो कोई पर्सनल नहीं लेगा ये हंसी मजाक की वजह जितना हंसी मजाक करके हम पढ़ते रहेंगे उतने ही हमें ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। चलो, ये आगे का देखते हैं हम। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र इसमें प्री में भी ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल। ये किसको, देखो हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो सेक्टर देख रहे हैं और सेक्टर में कौन सी योजनाएं चल रही है, हम साथ के साथ वो योजनाओं भी हम देख रहे हैं। तो अभी हमने जो टेक्सटाइल जो देखा, अब टेक्सटाइल को लेके ये एक पीएम मित्र योजना है। अब पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है ये भी आ सकता है, पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म क्या है ये भी आ सकता है। और 5 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम मित्र क्या है करके।
पीएम मित्रा क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यह योजना 5F विजन पर काम करती है। देखो 5, ये जो फैक्टर है जो हमें मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो जैसे हमें क्या याद है, 5F इस विजन का अर्थ ये है, फार्म टू फाइबर, कि फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मतलब हमारे खेतों में उगा, खेतों में क्या उगा? फाइबर। और हम खेतों से फाइबर निकाल लिया, फाइबर से हमने क्या किया? फाइबर को फैक्ट्री में भेज दिया, और फैक्ट्री से हमने कपड़े बना लिए, कपड़े बना के अच्छा अच्छा अलग अलग डिज़ाइन कपड़े बना लिए। तो ये फैक्ट्री से फैशन, और जब हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन होगी, तो हम फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, ऐसे याद करो कि खेतों से निकाला है, क्या निकाला है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो ये है अक्टूबर 2021 में केंद्रीय कपड़ा कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसे 2021 22 से 2027-28 के लिए लागू किया गया था। इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय 4,445 करोड़ रुपए हैं। हालांकि वर्ष 2024 में बजट के प्रारंभिक आवंटन 200 करोड़ रुपए हैं। इसका मकसद ये है कि एक ही छत के नीचे कपास उगाने से लेकर विदेशी भेजने तक का सामान, क्लस्टर, ये है कि वही है, सेम क्लस्टर वाला प्रोग्राम है कि मैं दुकान भी यहीं, बनना भी यहीं, और सब कुछ यहीं एक एक जगह ही हो। बस अपना किसान आए यहाँ बेचे, तो फिर यहीं बच्चे, यहीं इसको अपना साफ सूफ होके यहीं बने, यहीं हो गए, और पीछे वाले गेट से बाहर एक्सपोर्ट। यहाँ इधर वाले गेट से आया किसान बेचने, और यहाँ ही सब कुछ बन बना के सब कुछ तैयार होके, और पीछे वाले गेट से आउट, मतलब एक्सपोर्ट। दिखेगा ना, एक ही छत के नीचे कपास उगाने से लेकर विदेशी भेजने तक का काम करता है। इसमें स्पेशल प्राइवेट व्हीकल मॉडल है। हर पार्क को बनाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है। इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, ये देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है प्री के लिए। राज्य सरकार कितना? 49%, और केंद्र अपना 51% रखते हैं, केंद्र अपना। और इसमें पीपीपी मॉडल भी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जा रहा है। इस इसके तहत स्थापित मित्र मित्र पार्क का उद्देश्य कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, गारमेंट, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्तु श्रृंखलाओं को एक स्थान के एकीकृत करना है। इस पार्कों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश के जब 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन। अब जब पार्क स्थापित होंगे, तो अलग अलग जगह पे रोजगार भी बनेगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया पिछली स्लाइड में। अब जब ये देखो, ये अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम मित्र पार्क है, पीएम मित्र पार्क कहाँ कहाँ बन रहे हैं? पीएम मित्र पार्क हमारे यहाँ सात सात हैं, सॉरी। ये हैं लखनऊ और हरदोई में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, एमपी में है, और गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, कर्नाटक में कलबुर्गी में, तेलंगाना वारंगल में, विरुधुनगर में, और महाराष्ट्र के अमरावती में, और गुजरात के नवसारी में, और मध्य प्रदेश के थार भैंसोला में। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ही लिया था, फार्मा वाला। ये फार्मा वाला हमने पढ़ ही लिया था, इसमें देखो फिर से फार्मा वाला फिर से बता दिया है इसमें। नहीं नहीं, भारत सरकार ने कपड़ा, देखो ये है कि ये राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ये भी एक चलाया गया है। देखिए भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, एनडीटीएस, एनटीटीएम। भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसका लक्ष्य भारत सरकार को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी देश बनाना। इसमें है कि यह मिशन 1480 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020 में शुरू किया गया था, और यह 2021 से 2024 के तक अनुमोदित किया गया था। अब ये बढ़ाकर 31 मार्च, ये भी अब समाप्त हो चुकी है योजनाएं। इसका मुझे जो तकनी अब ये समझो, तकनीकी वस्त्र क्या है? तकनीकी वस्त्र वही है जो आप वो नहीं देखते कि ये टी शर्ट आ गई है, इस पे पानी नहीं सोखता है, ये सीधा पानी कपड़ा गिर जाता है, और इस टाइप का था ये।
ये अलग से इसमें इसको एक्सपेंड करके दिखाया गया है कि अनुसंधान नवाचार विकास इसमें फाइबर, और ये दिखाया गया कि पहले इसको ये तैयार होगा, फिर ये पार्टनरशिप बनेगी, फिर एक्सपोर्ट होगा, और इसमें कौशल को लेके भी बढ़ाया गया है। ये आप थोड़ा बहुत देख लेना। मैं आपको ये सारी पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम, जो हमारा आरएस वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखो ये यहाँ दिखाया गया है कि ये क्लस्टर कैसे थे। विकास की पूंजी सहायता, केंद्र सरकार विनिर्माण संयंत्र, सड़क, बिजली, पानी के लिए जो जो एक पार्क जो होगा, जो पार्क होगा, उस पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता, एक CIP हमने जो देखा था उसमें ये है CIS। जो कंपनियां इन पार्कों के लिए सबसे पहले अपनी यूनिट लगाएंगी, उन्हें कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए प्रति पार्क का इंसेंटिव दिया जाए, ताकि अपनी उत्पादन को लागत कम कर सकें। खास सुविधा इसमें प्लग एंड प्ले, मतलब आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, आपको आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इस पार्क में प्लग एंड प्ले की सुविधा है कि यानी बिजली, पानी, सड़क तैयार मिलेगा, और बस कंपनी आकर अपना मशीन लगानी है। और कौशल विकास, श्रमिकों के लिए आवास और टेस्टिंग लैब सुविधाएं भी एक जगह होगी। मतलब सब कुछ एक जगह ही है, आपको आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके लिए 7 पार्क है। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? ये 7 जगह हैं जहाँ हमें पार्क, ये PM मित्र पार्क हैं, और इसमें 5F है, और ये कब शुरू की गई थी, और ये 21-22 से लेकर 27-28 तक है। और इसमें SPV में केंद्र की हिस्सेदारी 51% और राज्य की 21%। इसे PM मित्र ये का PM मित्र पार्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ ये एक ही जगह पे हो। तो चलो, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।